अब इधर ध्यान दो। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग कर लो। रिकॉर्डिंग कर लूंगा मैं, ठीक है। अब हैंड रेज कर दो सब लोग। अब हैंड रेज हटा दो। यार कल जो पढ़ाया था सबको समझ आ गया? यस सर। कल वाली चीजें पूरी सिंपल वन लाइनर थी। अब यहां पे देखना, अब बोला है कि स्पीड ऑफ वेव इन डिफरेंट मीडियम। अब वाला टॉपिक का नाम क्या है? अलग अलग मीडियम में ट्रैवलिंग वेव की स्पीड निकालनी है। एक तो हमने देखा स्पीड निकालना कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन की इक्वेशन देख के हम इजीली स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो? नहीं, अब स्टार्ट करूंगा मैं लिखना, ठीक है। अब टॉपिक का नाम लिखो, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। क्या टॉपिक का नाम क्या है? स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। इसमें सबसे पहला टॉपिक है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग होती है, अगर उसको अंडर टेंशन रखे तो उसमें जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। कौन सी वेव बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स वेव। और ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसकी हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। मान लो कि ऐसे कोई स्ट्रिंग है, उसको ऐसे हमने एक पुली के साथ रख दिया। यहाँ पे देखो नीचे mg लगेगा, ऊपर टेंशन कितनी होगी बताना? टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में? अरे ये तो बता दो, नीचे अगर mg लग रहा है तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? क्या टेंशन भी mg होगी, हाँ या ना? तो ऐसे कोई भी स्ट्रिंग हो, जब वो स्ट्रेचिंग में रखे उसको, और मान लो कि इसमें कोई वेव प्रोड्यूस हुई लाइक दिस, तो इसमें जो वेव प्रोड्यूस होती है उसकी स्पीड होती है अंडर रूट टी बाई म्यू। यहाँ पे टी टेंशन है और म्यू मास पर यूनिट लेंथ है। जिसका वैल्यू m बाई एल है। यार ये फॉर्मूला समझ आ रहा है? v इक्वल टू क्या? अंडर रूट टी बाई म्यू। यहाँ पे टी टेंशन है, म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ या m बाई एल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी एल बाई एम। यही से स्टार्ट करवाया गया सर आज? हाँ यहीं से स्टार्ट करवाया, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता कि टी इंटू वॉल्यूम अपॉन एक मिस्टेक हो गया, एक मिनट। यहाँ पे m इंटू ए, अगर इसको ऐसे लिख सकते बताना? टी इंटू वॉल्यूम अपॉन एम है। यस सर। यस सर।
तो इसमें आंसर क्या आएगा बताना, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, क्या डेंसिटी होती है। तो इस Yes, फॉर्मूला sir. को हम T बाई रो ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अरे फॉर्मूला समझ आ रहा है। स्पीड ऑफ वेव Yes, ऑन sir. स्ट्रेच स्ट्रिंग किसके इक्वल होती है, रूट टी बाई म्यू या रूट टी बाई रो ए। अच्छे से लिखे सब लोग ये फॉर्मूला। लिख दिया हो तो बता दो। नीचे करना सर एक बार। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया, ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है। नहीं लिखा सर अभी। डन सर। डन सर। डन सर। हटा दो सर। लिख लिया सबने, हटा रहा हूं इसको, ठीक है। एक एग्जांपल है, देखो। लोड दे रखा है 15 केजी का, एक स्ट्रिंग है जिसमें 15 केजी का लोड है। मास है इसका 3 इंटू 10⁻⁻² केजी और लेंथ है 2 मीटर। बताना इसकी स्पीड कितनी आएगी, स्पीड ऑफ वेव ऑन दिस स्ट्रिंग। क्या आंसर आ रहा है बताओ मेरे को। क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू टी बाई टी एल बाई एम। टी की वैल्यू बता दो। अगर 15 केजी का लोड है तो टेंशन कितनी होगी, 150. 150। लेंथ 2 है, मास कितना है 3 इंटू 10⁻⁻²। आंसर कितना आ रहा है बताओ। 100. Under root 25 by 100 इंटू 20. 100, क्या 100 मीटर पर सेकेंड आ रही है। Yes, sir. क्या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। Yes. चलो एक और एग्जांपल है, देखो इधर। एक ऐसे स्ट्रिंग है, मास है इसका 10 केजी। यहां पे एक वेव प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। इसकी मास पर यूनिट लेंथ म्यू दे रखी है 10 ग्राम पर मीटर। बोला कि आवाज आ रही सबको। Yes, sir. ये जो लेंथ है ये 10 मीटर है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है देखना है, लेंथ 10 मीटर है। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड स्पीड ऑफ वेव, एंड दूसरा क्वेश्चन है फाइंड टाइम टेकन बाय वेव टू रीच पुली। करना सॉल्व। स्पीड तो 100 है मीटर पर सेकंड। स्पीड 1 सेकेंड 100 आ रही है। टाइम टेकन बाय के बाद क्या है सर? टाइम टेकन बाय वेव टू रीच पुली।
पहले का आंसर कैसे लिखेंगे? √10 आएगा। v इक्वल टू क्या, रूट टी बाई म्यू। गलती कर दी ना, एक टी कितना है ये बता दो। क्या 100 न्यूटन है? 100 100 अब ये जो म्यू है वो ग्राम पर मीटर में है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ या ना? यस सर। यस ये आएगा 10⁴ मतलब 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में क्या आंसर आ रहा है बताना। क्या 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड आ रहा है? 0.1। दिख कर क्या रहा है? आवाज आ रही क्लियरली सबको? Yes, sir. एक और एग्जांपल लिखो, माइक ऑफ कर दे रहा हूं। इधर देखो, मान लो कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ब्लॉक है m मास का, और मान लो कि ये जो स्ट्रिंग है इसका मास है स्मॉल m0 और इसकी लेंथ है l। अगर हम स्ट्रिंग मासलेस ले, एक पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि इफ स्ट्रिंग इज मासलेस देन speed is constant throughout the string. If string is variable, if string has some mass, then speed is variable. क्या पहले से पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर आपसे बोला जाए कि ये जो वेरिएबल स्पीड है उसको निकालो, तो करना क्या है, देखना इधर। यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, कोई बताना कि यहाँ पे टेंशन mg होगी। और अगर यहाँ पे किसी x डिस्टेंस पे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, तो क्या करेंगे बताना। mgx by x l। M by डिस्टेंस पे L टेंशन M पूछे by क्या, LXG क्या यहाँ पे M by एम LX नॉट बाई एल इंटू एक्स जी, ये स्ट्रिंग का मास है ये वाली, प्लस एम जी होगा, हाँ या ना? Yes, yes sir क्या सबको समझ आ रहा है ये? yes sir। यस सर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टेंशन एट एनी डिस्टेंस x इज इक्वल टू एम नॉट बाई एल एक्स जी प्लस एम जी, हाँ या ना? रिप्लाई करो प्लीज। Yes sir। तो स्पीड एट एनी डिस्टेंस x
इसको v से डिनोट करेंगे √t/μ, इसमें वैल्यू पुट करो, t की जगह क्या लिखेंगे, m0l xg प्लस mg अपॉन म्यू, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ के m0/l है, हाँ या ना? Yes, sir. तो एक इंपॉर्टेंट आंसर है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है? लिख दो इसको। सर नीचे करना थोड़ी स्लाइड। डन सर। 1 मिनट। लिख दिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें Sir. एक Yes, और sir. क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या है, तो क्या आंसर आएगा? इनिशियली टेंशन कितना था इस पॉइंट पे, यहां से अगर वेव स्टार्ट हुई है मान लो, mg. mg था, और mg. मास पर यूनिट लेंथ कितना है कि m0/l है, हाँ या ना? Yes, sir. ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी। अगर आपको बोले कि टाइम टेकन टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आए मान लो, इसमें नहीं पूछेंगे, किस में पूछेंगे ये भी बताऊंगा मैं। टाइम टेकन टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट, तो इसमें आपको ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है v का, दिख रहा है आपको? इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लगाना है आपको? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? लिख दिया ये? Yes, sir. Sir. ओए, ये ले जा, please. ले जा। लिख दिया हो तो बता दो। Sir, लिख दिया सर। डन सर। अब देखो, नेक्स्ट लिखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ रॉड, ठीक है? मान लो कि ऐसे एक रॉड दे रखी है, मान लो कि रॉड का मास है m, लेंथ है l, एक वेव यहां से स्टार्ट हुई है ऐसे, इस पॉइंट पे टेंशन कितनी बताना, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे? इसके नीचे कोई लोड नहीं है कि यहाँ पे टेंशन 0 है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और अगर किसी x डिस्टेंस पे पूछे
तो टेंशन कितनी आएगी M/L M XG, sir. हाँ या ना? Yes, sir. सर इसमें टेंशन M/L(xg) बताना। यार इसमें करना क्या होता है पता है कि ये जो पोर्शन है ना, इसका मास लेना है, इस पोर्शन का मास कितना होगा बताना। मास पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ में M/L मास है, इसकी लेंथ है x, तो इसका मास इतना आएगा, हाँ या ना? और इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है ओके बात? सर। तो ये टेंशन कितनी है M/L XG, यहाँ पे लिखो इस टेंशन का वैल्यू M/L XG। स्पीड ऑफ वेव बता दो चलो। Under root M/L(xg) by में M/L. सही है, यहाँ पे क्या लिखेंगे M/L XG अपॉन M/L, क्या रूट जी एक्स आ रही है, हाँ या ना? क्या मैं ऐसे बोल सकता कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2? रिप्लाई करो प्लीज। Yes, sir. Yes. स्पीड x की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है। यस। एक्सेलरेशन क्या आएगा, क्या v dv/dx होता है? Yes, sir. यहाँ पे वैल्यू पुट करो रूट जी एक्स इंटू d/dx ऑफ रूट जी एक्स। रूट जी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे g लिख दो, g रूट एक्स d/dx ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना। 1/2 root x. 1/2 रूट एक्स आ रहा है। Yes, sir. Yes, तो sir. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा g/2। सर ऊपर नीचे को तो लिखा नहीं था। 1 मिनट। हो गया सर। अगर मेरे को निकालना है टाइम टेकन बाय वेव टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट, क्या आंसर आएगा? यहाँ पे इनिशियली टेंशन 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 लिखो। तो S इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ at²। u की जगह 0 लिखो, लेंथ ऑफ द रॉड L मान लो, हाफ a की जगह लिखो g/2। तो t का आंसर क्या है, क्या √4L/g आ रहा है? Yes, sir. Yes.
10 sir. डन ना? तो ये आंसर कंप्लीटली याद रखना है कि किसी भी रॉड में अगर वेव प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वेलोसिटी रूट gx होती है, उसका एक्सेलरेशन g/2 होता है, और टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लगता है बताना? रूट 4l/g। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्पीड ऑफ longitudinal waves, अगर हम longitudinal waves की बात करें तो उनकी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, सेम होती है? आप बताओ। अलग अलग। उनकी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो इधर देखना, पहले तो मैं बात करता हूँ सॉलिड्स में। हम कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव को पढ़ रहे हैं बाय द वे, ये बताना। हम यहाँ पे साउंड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड्स में साउंड की स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला है v इक्वल टू y बाई रो। यहाँ पे y यंग्स मॉड्यूलस है, और रो डेंसिटी है। अगर हमें फ्लूइड्स में चाहिए, मतलब लिक्विड में चाहिए, तो v की वैल्यू होती है रूट b बाई रो। b यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस है और रो डेंसिटी है। अगर एयर में मैं बात करूं तो एयर में बल्क मॉड्यूलस को देखो, एयर के लिए साउंड की स्पीड के लिए दो फॉर्मूला, एक है न्यूटन्स फॉर्मूला। अब न्यूटन ने क्या बोला पता है कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर is isothermal process। और इसने बोला कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपको एक इलास्टिसिटी में एक पॉइंट लिखवाया था, याद है कि बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर, लिखवाया था ऐसा? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. तो इसने सीधा क्या बोल दिया कि ये जो स्पीड ऑफ वेव है b बाई रो, वो p बाई रो या RT बाई एम नॉट के इक्वल होती है। एयर का मोलर मास कितना है बताना? एम नॉट एयर 29। ग्राम पर मोल है, ठीक है। बट इससे जो आंसर आता है एयर की स्पीड का, इट इज समवेयर अराउंड 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। तो इसको करेक्ट करने के लिए एक और साइंटिस्ट आया, इसका नाम है लैपलास करेक्शन
और इसने क्या किया है कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर is adiabatic process. और एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है बताओ? एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है? क्या गामा इनटू प्रेशर के इक्वल होता है? अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आएगा गामा पी बाई रो या गामा आर टी बाई एम नॉट। ये जो गामा है इसका वैल्यू होता है सीपी बाई सीवी और एयर के लिए इसका वैल्यू 1.41 होता है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पे सॉल्व करें तो v का आंसर समवेयर अराउंड 332 मीटर पर सेकेंड आता है। सब लोग लिख दे इसको। सर एक बार स्क्रीन नीचे करना। ठीक है, डन सर। डन सर, करना नीचे सर। लिख लिया हो बता दो सबने। सर ये नीचे 3.32 मीटर पर सेकंड है। 332 है वो। सर ये लैपलेस क्वेश्चन है क्या? क्या लैप्लास करेक्शन? डन सर। ना यस सर। अब इसमें थोड़े से फंडे याद रखने हैं आपको। इधर देखो, एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड को क्या फर्क पड़ेगा? घटेगी। बढ़ेगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, पहला पोर्शन लिखो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। एक बात याद रखना, v प्रोपोर्शनल टू रूट t। और अगर यहाँ पे रेशियो लेना है कभी भी तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि v1 बाई वी टू
इज इक्वल टू रूट T1/T2 या V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर इक्वल टू T1/T2। ये सारे फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ग्राफ भी बना दो कि स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस रूट टी ग्राफ हो तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है। अगर स्पीड ऑफ साउंड का स्क्वायर वर्सेस टी ग्राफ हो तब भी ये स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर v वर्सेस t ग्राफ हो तो ये इस तरह से पैराबोला होता है। ठीक है, तीनों ग्राफ बना देना। डन अरे लिख सर। दिया। नेक्स्ट चीज, अगर ऐसा क्वेश्चन आए देखो कि प्रेशर बढ़ा दे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, तो इस केस में नो कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज प्रेशर के साथ स्पीड बढ़ भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तीसरा इफेक्ट लिखो, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है बताना। एक बार बताओ, डेंसिटी ड्राई एयर की ज्यादा होती है या ह्यूमिड एयर की? ह्यूमिड। Humid air. Humid. कौन से एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है? Humid air. Humid air. Humid air. याद रखना कि डेंसिटी ड्राई एयर की ज्यादा होती है, ठीक है, ह्यूमिड की कम होती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ड्राई एयर में पूरी की पूरी एयर भरी है, ह्यूमिड एयर में एयर के अंदर वाटर आ जाता है। अब वाटर हैवियर होता है या एयर हैवियर होती है डेंसिटी के हिसाब से देखे तो? मोलर मोलर मास चेक कर लो। एयर का कितना है? 29 है, वाटर का 18 है। एयर ज्यादा हैवियर होती है तो एयर में जब वाटर मिक्स होता है मतलब ह्यूमिड एयर बनती है, उस सिचुएशन में उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और इस वजह से याद रखना कि स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर। क्या ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. स्पीड ऑफ साउंड ड्राई एयर में ज्यादा होती है ह्यूमिड एयर में, तो आंसर क्या है? ह्यूमिड एयर में ज्यादा होती है, ड्राई एयर में साउंड की स्पीड कम होती है। ठीक है, पॉइंट अच्छे से याद सर होना चाहिए सबको। हाँ बता। सर ये जो M1 इक्वल टू 29 लिखा था सर, ये किसका था? ये एयर का मोलर मास था। ओके सर। लिख दिया ये। Yes, sir. अगर आपको बोले कि अगर टेम्परेचर फिक्स हो, नंबर 4 लिखो, मॉलिक्यूलर वेट पे कैसे डिपेंड करती है? तो क्या स्पीड ऑफ साउंड प्रोपोर्शनल टू 1/√m है? Yes, sir. तो ऐसे लिख सकते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन हाइड्रोजन। इन H2 गैस, हाँ या ना? तो सबसे कम मोलर मास H2 का होता है, यहाँ पे m0 लिख देना। ठीक है, Yes, sir. पता है ये ह्यूमिडिटी का इफेक्ट ऐसा है, एयर की बात कर रहे हैं इसलिए हमने ऐसा बोला कि ह्यूमिड एयर में स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, कई सारे गैसेस ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब ह्यूमिड गैस अगर लोगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और ड्राई की कम होती है। ठीक है, तो उसमें उल्टा केस है, बट हम अभी एयर की बात करेंगे। ठीक है ना? अरे समझ आ गया सबको Yes, sir. यस अच्छे सर। Yes, से? sir. कोई डाउट हो तो बताओ। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पे प्लीज बताओ। एक और क्वेश्चन लिखो इसी में, कि लेट स्पीड ऑफ साउंड
एट 0 डिग्री सेल्सियस इज वी नॉट। कैसे लिखी जाएंगी वी नॉट को बताना। क्या वी नॉट को गामा आर टी टी जीरो को कितना 273 केल्विन लिखेंगे, हाँ या ना। Yes, sir. अब मेरे को निकालनी है स्पीड ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेल्सियस वेर टी इज लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखेंगे यहां पे बताना। V इज इक्वल टू गामा आर इस टी डिग्री सेल्सियस को क्या टी प्लस 273 अपॉन एम नॉट लिख सकता हूं मैं। रिप्लाई करो प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप यहाँ पे Repeat करना सर. 273 को कॉमन निकालो, क्या इसको 1 प्लस टी बाई 273 लिखेंगे रूट के अंदर, हाँ या ना। ये वाला स्टेप समझ आया। 273 को यहां से कॉमन लिया, ये 1 हो जाएगा, टी के पास था ही नहीं तो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सर ये 2t प्लस 273 क्यों लिखा है? यार सेल्सियस में ना टेम्परेचर, तो उसको केल्विन में करना पड़ेगा ना। सर हमने कॉमन क्यों लिया? क्या कॉमन क्यों लिया ये 273 को? इसको कॉमन क्यों लिया ये अब बताऊंगा ना मैं। ये समझ आ गया, पहले बताओ। Yes, sir. अब क्या ये जो है, ये कॉमन जो टर्म है, क्या इसको वी नॉट बोल सकते हैं। और इसका रूट यहाँ पे बच जाएगा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो वी नॉट 1 प्लस टी बाय क्या 546 लिख सकता हूँ, बाइनोमियल ले लूं तो। Yes, बट sir. बाइनोमियल तभी वैलिड है जब टी का वैल्यू लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है ना। यार ये फॉर्मूला समझ आया सबको कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर स्पीड वी नॉट है, तो किसी टी डिग्री सेल्सियस पे अगर स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. लिख दिया सबने। Yes, sir. Yes, Yes. sir. चलो एक क्वेश्चन है, देखो इधर। क्वेश्चन पूछा है स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड है। करना सॉल्व इसको।
लिख दिया ये। इसका आंसर बताओ। हाइड्रोजन की डेंसिटी 1/16 ऑफ एयर। फॉर्मूला ये वाला यूज कर लो। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा पी बाय रो। टेम्परेचर गिवन नहीं है तो इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पी दोनों केस में सेम ही होगा। किसी का आंसर आया तो बता दो। Four times, sir. 664 meter per second. क्या आंसर 83 आ रहा है? 1328 आ रहा है। Yes, sir. 1328 meter per second. इसमें क्या लिखेंगे? स्पीड इन h2 गामा p बाय रो h2 एंड स्पीड इन एयर गामा p बाय रो एयर। अब एयर को भी ऑलमोस्ट डायटोमिक ही मानते हैं, H2 को भी डायटोमिक मानते हैं, तो दोनों के गामा को तो हटा ही दो, ठीक है। तो स्पीड इन H2 अपॉन स्पीड इन एयर इज इक्वल टू रो एयर बाय रो H2. This implies VH2 equal to V air into root 16. तो क्या 332 इंटू 4 हो रहा है? ये 1328 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, ठीक है। लिखो ये। हो गया सर। हो गया ना? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो इधर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का है। स्पीड ऑफ साउंड in hydrogen at NTP is 1270 meter per second. Then the speed in a mixture of hydrogen and oxygen in the ratio of 4:1 by volume will be
करो इसको सॉल्व। इसमें H2 at NTP कितना है 1270। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला बताना कि M1 प्लस M2 अपॉन V1 प्लस V2 होता है, हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पे 4:1 का रेशियो है, तो मान लो कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 4V और O2 का वॉल्यूम है V। M1 और M2 की वैल्यू कितनी होगी? मास 1 को क्या लिखेंगे, क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे? तो देखो इसका वॉल्यूम हम 4V ले लेते हैं और एक का वॉल्यूम है V। दोनों का डेंसिटी का रेशियो, अगर H2 की डेंसिटी रो है तो इसकी होगी 16 रो। ये पता चला है डेंसिटी का रेशियो कैसे निकालते हैं? आपको बताओ तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलर मास होती है, हाँ या ना? सॉरी, उल्टा लिखा मैंने। P इक्वल टू रो आर टी बाई एम नॉट, तो क्या रो प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है, हाँ या ना? रिप्लाई करो सब लोग। यस सर। यस H2 सर। का मोलर मास 2 है, O2 का 32 है। अब बताओ कैसे करें? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो रहा है 20 रो V बाई 5V, क्या 4 रो आ रहा है? यस यस सर। यस सर। पहले वो H2 की डेंसिटी कितनी थी रो, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि V मिक्सचर अपॉन V H2 इज इक्वल टू अंडर रूट रो H2 अपॉन रो मिक्सचर हो जाएगा। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे H2 की डेंसिटी कितनी रो, मिक्सचर की कितनी आई 4 रो, क्या 1/2 हो गया, हाँ या ना? तो स्पीड इन मिक्सचर इज इक्वल टू स्पीड इन H2/2 और ये आएगा 1270/2, क्या 635 मीटर पर सेकंड आ रहा है? रिप्लाई करो, किसी का आया था ये? यस सर। ये क्वेश्चन पैकेज की एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है, ठीक है? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या आपको अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ आ गया? यस सर। लिख दिया सबने? यस सर। यस सर। अब लिखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। यहाँ पे लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसमें फर्स्ट लिखेंगे हम ट्रांसवर्स वेव।
हम यहाँ पे एक ही ट्रांसवर्स वेव पढ़ते हैं, कौन सी? वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इसकी स्पीड का क्या फॉर्मूला था बताना, ट्रांसवर्स वेव की? ट्रांसवर्स वेव में क्या? यस, रूट टी बाई म्यू था, ठीक है ना। अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, इसका दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है फिक्स सपोर्ट से, और एक होता है फ्री एंड से। इसको फिक्स सपोर्ट बोलो या फिक्स एंड बोलो, दोनों चीजें सही है यहाँ पे, ठीक है। अब इधर देखो, फिक्स एंड को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अगर कोई वेव ऐसे जा रही है फिक्स एंड की तरफ, मान लो कि इसका एम्पलीट्यूड है ए, और इसकी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कौन सी डायरेक्शन में जा रही है वेव बताना? पॉजिटिव एक्स पे या नेगेटिव एक्स पे? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव। अब जैसे ही यहाँ पे फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होगी, कोई भी ट्रांसवर्स वेव जब फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो वो अपनी डायरेक्शन तो बदलेंगी ही बदलेंगी, बिकॉज डायरेक्शन नहीं बदलेंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। वापस आनी चाहिए तभी उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है, बट साथ में इन्वर्टेड हो जाती है। मतलब रिफ्लेक्टेड वेव, यहां पे लिखना कि रिफ्लेक्टेड वेव विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड वेव का मतलब होता है फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव ने पहले तो अपनी डायरेक्शन बदली, तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाएंगी, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। मैंने बीच में प्लस क्यों कर दिया? सर यस, आपने जो पहले बोला वो दोबारा बोलना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई स्ट्रिंग वेव है, एक फिक्स सपोर्ट से जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाली है, तो जब ये जाएंगी तो पहले तो अपनी वो डायरेक्शन बदल लेती है, बिकॉज डायरेक्शन बदलेंगी तभी उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, साथ में फिक्स सपोर्ट में वो डायरेक्शन तो बदलती है, बट साथ में क्या होता है, इन्वर्टेड भी हो जाती है। इन्वर्टेड होने का मतलब है फेज डिफरेंस ऑफ पाई या तो 180 डिग्री, ठीक है ना। और इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ध्यान से देखना कि ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये प्लस साइन क्या दिखा रहा है कि ये नेगेटिव एक्सिस में जा रही है, प्लस एडिशनल फेज डिफरेंस पाई का है, ठीक है। यस सर। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, रिफ्लेक्टेड वेव किस तरह से बिहेव करती है एंड ऑल, ठीक है। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता कि माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बिकॉज पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अगर यही वेव फ्री एंड पे जाती, फ्री एंड को इस तरह से डिनोट करते हैं हम, मान लो कि ऐसे ये वेव ऐसे फ्री एंड पे जा रही है,
ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना। अब जब ये फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होके आएंगी, ध्यान से देखना, मान लो कि ये फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हुई तो ये केवल अपनी डायरेक्शन बदलती है बट इन्वर्टेड होती नहीं है, ठीक है। इसका रीजन बाद में पता चलेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर फिक्स एंड से टकराए तो वो डायरेक्शन बदल देती है, बट फ्री एंड से टकराए तो उसकी डायरेक्शन बदलती नहीं है, सॉरी डायरेक्शन बदलती है, वो इन्वर्टेड होती नहीं है। तो यहाँ पे देना कि रिफ्लेक्टेड वेव will not get inverted. ये लिख दो ये। सर यस सर ये सेकंड स्टेप बताना फिक्स्ड वाले में। फिक्स्ड वाले में होता क्या है कि अगर वेव ऐसे जा रही है, यहां से फिक्स एंड से टकराएंगी तो रिफ्लेक्ट होगी तो वापस तो आएंगी, हाँ या ना। बट वापस आते टाइम जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? आपने वर्ड सुना है क्रेस्ट एंड ट्रॉ। तो ये क्रेस्ट होता है वो वापस आने के टाइम ट्रॉ में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि यहाँ पे क्रेस्ट होता है वो क्रेस्ट ही रहता है, ठीक है ना। यस सर। सर ये माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स कैसे करा? साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। ओके सर। तो सबको आना चाहिए ये चीज। लिख दिया ये। यस सर। ये वाला केस एक बात याद रखना, अगर स्ट्रिंग इस तरह से जा रही है, देखो इधर एक थिन स्ट्रिंग है और एक थिक स्ट्रिंग है, एक वेव ऐसे थिन स्ट्रिंग में है, यहां पे लिखेंगे थिन स्ट्रिंग, ये है थिक स्ट्रिंग। तो जब वेव थिन स्ट्रिंग से ये जो थिन स्ट्रिंग से थिक स्ट्रिंग जाता है उसको ऐसा बोला जाता है कि ये जो थिक स्ट्रिंग है वो फिक्स एंड की तरह बिहेव करती है, जबकि थिन स्ट्रिंग पे वेव आ रही है, ठीक है। अब जब ये वेव यहां पे रिफ्लेक्ट होगी, ध्यान से देखना, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट को हम ट्रांसमिटेड वेव बोलेंगे, इसका कुछ पोर्शन थिक स्ट्रिंग में ट्रांसफर होता है, और दूसरे पार्ट को हम रिफ्लेक्टेड वेव बोलेंगे, और वो इस तरह से होगी। इसका नया डायग्राम बनाते हैं, एक मिनट, यहां पे नहीं ड्रॉ करते। जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होगी इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ऐसे जा रही है, ऐसे मान लेते हैं, इसकी इक्वेशन मान लेते हैं हम ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको इंसिडेंट वेव बोलते थे, ठीक है।
जब ये रिफ्लेक्ट होगी, अब इसका ऐसा डायग्राम बनेगा, देखना। ये ट्रांसमिटेड वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है। दोनों का एम्पलीट्यूड चेंज होता है, बट अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, बताना क्या लिखूं। इसका एम्पलीट्यूड ए आर है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस कुछ लिखेंगे। थिन स्ट्रिंग से थिक स्ट्रिंग एक फिक्स एंड का काम करता है, तो प्लस क्या लिखेंगे, प्लस पाई। पाई। प्लस यहाँ पे पाई लिखा जाता है, ठीक है। ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन क्या बनेगी, बताना। एटी साइन, क्या इसकी डायरेक्शन बदली है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बदली है, तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स ही लिखेंगे। यार आपको ये लॉजिकली समझ आ रहा है कि करना कैसे। यस सर। यस सर। किस में किस तरह से फेज चेंज होगा। अगर एक और बात देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं स्पीड v1 मान लू और यहाँ पे v2 मानू, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी हम लिख सकते हैं। पहले इतना लिखो, अगर यहाँ पे एक में v1 मान लो, एक में v2 मान लो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी मैं लिखवा रहा हूं, देखना इधर। ए आर और ए टी दोनों का वैल्यू लिखना। ए आर का वैल्यू होता है v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई, और ए टी का वैल्यू होता है 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई, ठीक है। ए आर क्या है बताना, व्हाट इज ए आर। ए आर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड। एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ए टी क्या है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ Amplitude of transmitted. दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देखो थिक स्ट्रिंग में स्पीड कम हो जाती है, इसलिए v2 कैसा होगा, v1 से छोटा होगा, इसलिए ए आर नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव होने की वजह से इन्वर्टेड हो जाता है। क्या ये बात समझ आ रही है। यस सर। वैसे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ऊपर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ रहे हो बात, आपको इतना अगर अच्छे से याद होगा तो काम बन जाएगा। नीचे वाला कंटेंट बिल्डर में गिवन है। समझ आ गया हो, लिख दो इसको। सर आज इतना ही करवा दो। तक गया क्या तू। और क्या सर, कर टूट गई कमर सर। अच्छा, चला लेते सर। कॉल आ रहा है भाई। इतने कॉल क्यों, तेरा नंबर थोड़ी ना लगा है यहाँ पे। उठाते तो हो नहीं। टाइम ही नहीं है। सर इसको मुझे ही सुना दो। क्या सुनना है। लीव कर दे सर। यस, यू कैन लीव।